हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण हेतु सड़क व परिवहन मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। करेक्ट आंसर आपका था यहाँ पर हरित पथ के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जो हमारा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय उसके द्वारा हरित राजमार्गों के निर्माण हेतु। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक मीठे जल की नई केकड़ा प्रजाति, जिसको क्या नाम दिया गया है, अबारटेल फुसा नामद फेंसिस इसको नाम दिया गया है, ये खोजा गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन अपना करंट का बनता है कि जो अबारटेल फुसा नामद फेंसिस है, ये किसकी प्रजाति है जो हाल ही में खोजी गई है? तो यह एक मीठे जल के केकड़े की प्रजाति है जो हाल ही में खोजी गई है। कहाँ पर? जो नामदफा टाइगर रिजर्व है, यहीं पर इसको खोजा गया है। और जो नामदफा टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, इस केकड़े की प्रजाति का जो नामकरण किया गया है वो आपको बता दें किस आधार पर किया गया है। जो इसका जीनस है अबारटेल फुसा, इसका नाम जो है अबोर हिल्स के नाम पर रखा गया है। और जो प्रजाति जो खोजी गई है नामद फेंसिस, इसका नाम जो मैंने बताया जो संरक्षित क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, इसके नाम पर रखा गया है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो नामदफा जो रिजर्व है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और अगर बात करते हैं तो यह दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और यहाँ पर धूमिल तेंदुआ शामिल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें ये चारों प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का हाल ही सफलतापूर्व परीक्षण किया गया है। इसके संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, जिसका हाल ही सफल परीक्षण किया गया है। यह डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में सुखोई 30 नामक लड़ाकू विमान से किया गया है, ये भी सही है। और यह डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये भी सही है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा सा और यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं रुद्रम के बारे में। देखिए, रुद्रम जो है स्वदेशी पहली मिसाइल है जो किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को नष्ट कर सकती है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ने या रिसीव करने वाले किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। नाम से आपको यहाँ पर पता चल रहा है एंटी रेडिएशन मिसाइल है एक तरीके से, यानी कि कोई भी अगर कोई भी टारगेट है जो रेडिएशन छोड़ता है या रिसीव करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसी भी प्रकार की रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, छोड़ता है, तो उसको नष्ट करने के लिए ही इस रुद्रम को यहाँ पर बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, इसकी लॉन्च स्पीड जो है 0.2 से और 2 मैक यानी कि लगभग 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इसकी स्पीड है। ठीक है, इसकी रेंज की अगर बात करते हैं तो रेंज जो है कितनी, मतलब कि जो फाइटर जो जेट विमान है जिससे इसको छोड़ा जाता है, ठीक है, वो कितनी ऊंचाई पर है उस पर डिपेंड करती है इसकी रेंज। ठीक है, इसे जो है 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और इस दौरान ये मिसाइल 250 किलोमीटर तक के दायरे में हर टारगेट को जो है निशाना बना सकती है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट है भारत के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि किसी भी प्रकार की रेडिएशन छोड़ने वाले टारगेट को या फिर रिसीव करने वाले टारगेट को ये नष्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत ने हाल ही में किसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको कंटिन्यू पिछले वीडियो से जो है सारे जितने भी जो नोबेल अवार्ड्स है डे बाई डे बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब तक यहाँ पर जो अवार्ड्स दिए गए सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, पीस नोबेल प्राइज़ 2020 की। ठीक है, जिसकी घोषणा की गई है और ये इस बार किसे दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। किसको? विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए,
यहाँ पर देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, ये संगठन जो है 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ा रहा है। और यहाँ पर देखिए इसको विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको WFP शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी अगर बात करते हैं इसको क्यों मिला है, तो आपको बता दें कि ये जो WFP है, ये भूख से लड़ने की कोशिशों, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए हालात बेहतर करने और जंग और विवाद की स्थिति में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से रोकने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 जो है इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई है। देखिए इसका कार्य यही है कि जो WFP है, इसकी अगर डायरेक्ट इन शॉर्ट बात करें तो इसका मेन मकसद यही है, दुनिया में जो भूख है उसको ख़त्म करना, ठीक है। और यहाँ पर भूख को ख़त्म करके और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के मुद्दे पर ही जो है ये काम करता है। अभी अगर 2019 की बात करें तो लगभग 88 देशों में 10 करोड़ लोगों को इसने सहायता पहुंचाई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो आपका करेक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। जो यहाँ 2020 का शांति का पुरस्कार है, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है, वो WFP को यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम को मिला है। यहाँ पर पिछले साल की अगर बात करते हैं कि पिछले साल का जो ये अवार्ड है ये किसे मिला था, तो ये मिला था जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, इनको 2019 का ये शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस ने संयुक्त रूप से किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब AMHUB की स्थापना की है? तो करेक्ट आंसर होगा ये स्थापना की गई है तमिलनाडु के अंदर। देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, ठीक है, इसने और जो तमिलनाडु का एक यहाँ पे नोडल एजेंसी है गाइडेंस, ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक भारत का पहला जो उन्नत विनिर्माण केंद्र है AM हब, इसको शॉर्ट में कहते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इसकी स्थापना की है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये इस तरीके का एक भारत का पहला हब है जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है और जो वस्त्र है उसके क्षेत्रों में ये मदद करेगा, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पर और जो क्षेत्रीय अवसर है तमिलनाडु में, ठीक है, उनकी पहचान करके तमिलनाडु में उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने में ये अपनी मदद करेगा, इसीलिए ये यहाँ पर हुआ है समझौता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री श्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2004 में इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, हाल ही में जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान जी, इनका निधन हो गया है 74 वर्ष की उम्र में। यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि 2004 में इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने जो है यहाँ पर जो पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी 2004 के अंदर, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में और बात करते हैं। इनके पॉलिटिकल करियर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए अभी करंटली जो है ये उपभोक्ता मामलों के जो है मंत्री रहे थे। और यहाँ पर देखिए इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो इससे पहले 2015 में थे ये इस और इसके बाद में एक बार फिर से जो है 2019 में इनको चुना गया था और हाल ही में अपने निधन तक जो है इस पद पर ये थे, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा ये जो है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रह चुके थे 2004 से 2009 के बीच में। केंद्रीय खनिज मंत्री ये रह चुके थे 2001 से 2002 के बीच में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके थे 1999 से 2000 तक। और भारत के रेल मंत्री भी रह चुके थे 1996 से 1998 के बीच में। तो ये था यहाँ पे रामविलास पासवान जी के बारे में जिनका हाल ही निधन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। थोड़ा सा जानते हैं विश्व डाक दिवस के बारे में। देखिए विश्व डाक दिवस जो है हर साल दुनिया भर में, पूरी दुनिया में इसको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। मनाने की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 में जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसकी स्थापना हुई थी
1969 में जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहीं पर हुए यूपी की कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और तब से ही जो है ये हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा भारत के संदर्भ में अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, भारत में जो है एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। भारतीय डाक विभाग 9 से और 14 अक्टूबर के बीच में विश्व डाक सप्ताह के रूप में मनाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो विश्व डाक सप्ताह मनाता है भारत, वो 9 से 14 अक्टूबर के बीच में मनाता है। और 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। जो वारेन होस्टिंग है, वहाँ पर उन्होंने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 में स्थापित किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देश का पहला जो डाकघर है वो 1774 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड है, इसने विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन को बढ़ावा देने में के लिए किसके साथ 3 MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 3 समझौते किए गए हैं हाल ही में। जो भारतीय स्टेट बैंक है SBI, इसके साथ ये 3 MOU किए हैं। किसने? नाबार्ड ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD राजेश कुमार RK छिब्बर का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इससे पहले भी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं RK छिब्बर को, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो है अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक और CEO। ठीक है, तो इसके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे पहले 10 जुलाई को इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया था, और हाल ही में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 6 महीने में जो है अगर कोई नया मिल जाता है CMD और जो है MD और CEO इसका, तो उसको यहाँ पर इस पद पर रख दिया जाएगा। बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर से इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितना प्रतिशत तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है? यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है, जिसमें वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष है 2021, इसके लिए भारत की GDP जो है ये कितना प्रतिशत तक संकुचित रहने की अनुमान घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 9%। देखिए, यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्ड यूज कर रहे हैं हम संकुचित, यानी कि ये माइनस में बताई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संकुचित की बात हुई है यहाँ पे सिकुड़ना, तो माइनस यहाँ पर रहेगी इस वित्त वर्ष के दौरान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, किसको दोबारा से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष चुना गया है? तो एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो नीलेश शाह है, इनको AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया अध्यक्ष चुना है। तो ये पहले से भी इस पद पर थे, एक बार फिर से इनको इस पद पर नियुक्ति दी गई है पुनः। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है, इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मुकेश अंबानी। यहाँ पर लगातार 13वें वर्ष जो है जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है, उसके अंदर जो मुकेश अंबानी है, ये देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर इनकी नेटवर्थ की बात करते तो इनकी नेटवर्थ जो है 88.7 बिलियन डॉलर है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसके बाद दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी, जिनकी यहाँ पे नेटवर्थ है 25.2 बिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पर है शिव नाडर, जिनकी 20.4 बिलियन डॉलर है संपत्ति। और यहाँ पर चौथे नंबर पर है राधा किशन दमानी, और 5वें नंबर पर है हिंदुजा ब्रदर्स। तो ये है देश के टॉप 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट, जो हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। यह मुख्यतः किस दिन को मनाया जाना स्वीकृत है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। देखिए यहाँ पर ये एक कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी, बस यहाँ पर ये मनाया जाता है हर साल अक्टूबर के दूसरे सेकंड गुरुवार को। ठीक है, और आपकी बार जो सेकंड गुरुवार यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हर साल ये चेंज होती रहती है डेट, लेकिन ये जो यहाँ पर है डे ये सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसकी मनाने की शुरुआत के बात करते हैं तो जो यहाँ पर जो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसके द्वारा जो है ये यहाँ पर एक कैंपेन शुरू की गई थी, एक पहल शुरू की गई थी विश्व दृष्टि दिवस
की जो शुरुआत की गई थी 1990 में की गई थी, तब से ये मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में जो दृष्टि से जो लोग हैं, जो दृष्टि दोष से, अंधेपन से जो परेशान जो लोग हैं, उनको मतलब कि यहाँ पे सहायता करना, उनकी हेल्प करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।